Audio Jungle. Audio Jungle. सो हेलो मेरे अंटर पंटर, कैसे हैं आप लोग। तो आज करने वाले हैं स्टार्ट एक वन शॉट सीरीज जिसका पहला चैप्टर होगा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए और बनाइए इसके छोटे छोटे से क्यूट नोट्स, ठीक है, जो आपके बोर्ड में रिवाइज करने में काम आएंगे। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो लेट्स गो। अब ये नेशनलिज्म का आइडिया यूरोप में आया कैसे, तो याद होगा 9th क्लास में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा था, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस में क्या था, एक अब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम चलता था, यानी राजा रूल करेगा, फिर उनका बेटा आएगा वो रूल करेगा, फिर उनकी भी बेटे आएंगे वो रूल करेंगे, ठीक है। तो ये मोनार्की सिस्टम चलता था। और क्या हो सकता था कि अगर आपस में किंगडम्स लड़ रही हैं तो जो किंग जीत गया फिर वो रूल करेगा, ऐसा चलता था। अब ये मोनार्की सिस्टम तब तक तो ठीक है जब पब्लिक आपकी खुश है, प्रजा खुश है, तो ठीक है ये सिस्टम। बट जब ये मोनार्की सिस्टम क्रूअल हो जाता है, क्रूर हो जाता है, कस्टम ड्यूटीज लगा रहे हैं, टैक्सेस लगा रहे हैं, फालतू की चीजें कर रहे हैं जिससे आम जनता परेशान हो रही है, तो वो मोनार्की सिस्टम खराब हो जाता है। फिर उसको पब्लिक क्या करने लगते हैं, हेट करने लगते हैं, उसका अपोज करने लगते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ था फ्रांस में, जिसकी वजह से वहां के रिवॉल्यूशनरीज क्या हो गए, भड़क गए, और वहां पे क्या हो गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, जो कि 1789 में हुआ, उसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप पे हुआ। इसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने आइडिया क्रिएट किया कलेक्टिव आइडेंटिटी का, ठीक है, एक सेंटिमेंट क्रिएट किया लोगों के अंदर कि हमें एक कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगर मैं इंडिया में रह रही हूँ तो हम सब में क्या होना चाहिए, कॉमन एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। वो आइडेंटिटी क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि हम इंडिया में या किसी भी कंट्री में रह रहे हैं तो वहाँ हमारे सबकी क्या कॉमन आइडेंटिटी, क्या हमारे नाम है, नहीं, क्या हमारा रिलीजन है, नहीं, क्या हमारा एज है, जेंडर, सब कुछ अलग हो सकता है, हमारी स्टेट्स भी अलग हो सकती है, सिटीज अलग हो सकती हैं, हम जिस कंट्री में रह रहे हैं वो हमारी नेशनलिटी जो सब में कॉमन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए। इस चीज का एहसास पूरे यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से आई। अच्छा, हम कह रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से द आइडिया ऑफ नेशन आया। अब नेशन होता क्या है, नेशन होता है जहाँ पे हमें फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हो, जहाँ पे कॉमन कल्चर हो लोगों के बीच, ठीक है, क्योंकि देखिए कॉमन कल्चर होगा, कॉमन ट्रेडिशन होगा, तो लोग आपस में कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, उनके सेंटिमेंट्स आपस में जुड़ेंगे और आप इमोशनली वो आपस में कनेक्ट करेंगे। और ऐसा ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, और ये जो यूरोप में नेशनलिज्म का राइट हुआ, इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे कैसे कॉमन कल्चर और कॉमन ट्रेडिशन ने और कॉमन लैंग्वेज ने लोगों को आपस में कनेक्ट किया और नेशनलिज्म का राइज हुआ। ये भी हम पढ़ेंगे आगे। पीपल का रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो मोनार्की सिस्टम हो, चाहे वो रिपब्लिक सिस्टम हो, मतलब एक नेशन हो, ठीक है, रिपब्लिक नेशन हो, अगर वहां पे लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया जा रहा है, जो भी जिसके पास भी पावर्स है, चाहे वो एक इंसान हो, राजा हो, या फिर क्या कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल हो, अगर वो वेलफेयर ऑफ द पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, यानी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनके भले के लिए काम कर रहे हैं, तो वो पीपल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम वहां पे होना चाहिए, ठीक है। अगर वो एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम में है तो भी ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो। और अगर रिपब्लिक नेशन है तो भी ठीक है, बस क्या होना चाहिए, वहां की प्रजा खुश होनी चाहिए एट लास्ट में, ठीक है। कॉमन ट्रेडिशन होना चाहिए और कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए। अगर कॉमन लैंग्वेज रहेगी तो लोग आपस में अच्छे से इजीली कम्युनिकेट कर सकेंगे और कनेक्ट हो सकेंगे, इंटरेक्ट कर सकेंगे, जिससे उनके बीच में ये जो कॉमन आइडेंटिटी का सेंटिमेंट है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर में द फ्रेंच रिवॉल्यूशन और आइडिया ऑफ नेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इसके आप छोटे से नोट्स बना सकते हैं। अब क्या क्या स्टेप्स लिए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने ताकि नेशनलिज्म का जो सेंटिमेंट है वो क्रिएट हो, वो सेंस क्रिएट हो लोगों के अंदर, क्या क्या स्टेप्स थे। तो पहला था आइडिया ऑफ ले पैट्रे एंड ले सिटिजन। ये क्या है, इसको इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने। ले पैट्रे का मतलब होता है द फादरलैंड, और स्ले सिटिजन का मतलब होता है द सिटीजन। यानी इस कंसेप्ट को, इस आइडिया को इंट्रोड्यूस किया था लोगों के बीच में। क्या, जैसे हमारे मदरलैंड होती है, मातृभूमि, ठीक है, तो वहां पे पितृभूमि के नाम से एक इन्होंने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। और लेस सिटीजन यानी सिटीजनशिप जो होती है उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि आप अपनी, मतलब अपनी आइडेंटिटी पे नहीं, एज अ कंट्री की आइडेंटिटी पे या नेशन की आइडेंटिटी पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, एक्सप्लोर करिए। इसके बाद न्यू फ्रेंच फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, स्टेट जनरल को इलेक्ट किया, इसके बाद नेशनल असेंबली को रीनेम किया,
न्यू हिम्स एंड ओड्स को कंपोज किया गया, मतलब नए नए सॉन्ग्स जो भी म्यूजिक के थ्रू है जैसे भी करके उनको कंपोज किया ताकि नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाया जाए। और ओथ्स जो शपथ होती है उसको भी कंपोज किया गया। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन किया गया, यानी हर जगह पूरी फ्रांस में क्या चलेगा, एक जैसा सिस्टम चलेगा, एक एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, ठीक है, एक जैसे रूल्स और रेगुलेशंस होंगे। इसके बाद जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी और जो भी लोन थे लोगों के पहले के, उन सभी को अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। अच्छा, कस्टम ड्यूटीज क्या होती हैं, जब एक सामान को मतलब ट्रेड में जो भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं या इंटरनली हम जब एक सामान को दूसरी जगह पहुंचाते हैं गुड्स को, तो जो उस पर टैक्सेस लगते हैं, जो ड्यूटीज लगती है, पैसा लगता है, उसी को हम कस्टम ड्यूटीज कहते हैं, ठीक है। तो वो सब इन्होंने हटा दिया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इंट्रोड्यूस, ठीक है, क्या किया, जो भी मेजरमेंट का सिस्टम था उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया, यानी लेंथ को और जो भी आपका वेट है, ये सब चीजों को क्या कर दिया, एक स्टैंडर्ड यूनिट में ये सब मेजर करे जाएंगे। हर जगह क्या हो रहा था, उससे पहले अलग अलग यूनिट्स में मेजर किया जा रहा था, जिससे ट्रेडर्स को काफी दिक्कत होती थी, तो उस चीज को खत्म किया। इसके बाद फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बना दिया लोगों के बीच में। और जो नंबर ऑफ डिफरेंट करेंसीज यूज करी जाती थी, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले बहुत सारी करेंसीज यूज करी जाती, तो उनको क्या कर दिया गया, खत्म करके 2 या 3 करेंसीज बस वहां पे यूज होने लग गई। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने लिए थे ताकि लोगों के बीच में नेशनलिज्म का क्या हो, सेंटिमेंट बने। तो ये पॉइंट्स हैं, इन्हीं को आपने लिखना एग्जाम में जब आएगा कि what were the steps taken by the French revolutionaries for creating the sense of collective identity और nationalism। तो आपको बस यही 8 से 9 पॉइंट्स लिखने हैं, 5 पॉइंट्स भी लिखेंगे तो इनफ होगा, तो नोट डाउन कर लीजिए। तो अब एंट्री होती है हमारे नेपोलियन की, ठीक है। तो नेपोलियन ने क्या किया, फ्रांस में रूल किया 1799 से लेके 1815 तक। तो इन्होंने एक सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया था, सिविल कोड ऑफ 1804, जिसे हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। तो इसके क्या क्या पॉइंट्स थे ये देखते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ सबके लिए बराबर है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, कोई भी हो, उसके लिए सभी के लिए जो लॉ होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी का इन्होंने पॉइंट इंट्रोड्यूस किया, उससे पहले लोगों के पास ये राइट नहीं था कि वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि जिसके पास भी पैसा है, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है, तो ये राइट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले जो ये राइट था वो सिर्फ जो अमीर लोग होते थे, एरिस्टोक्रेट्स जो होते थे, उन्हीं के पास, तो राइट टू प्रॉपर्टी सभी के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। फ्यूडल सिस्टम इन्होंने अबॉलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था कि जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे वो क्या करते थे, इनकी जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जो लोअर क्लास के लोग होते थे, पीजेंट्स वगैरह होते थे, उनकी जमीन ले लेते थे और उनसे अपनी अपनी जमीनों पे भी और उनकी भी जमीनों पे काम करवाते थे, और जो भी प्रॉफिट होता था वो खुद रख लेते थे, उनको या तो बहुत कम या ना के बराबर उनको दिया करते थे पैसे। तो जिसकी वजह से उनका कुछ पुअर पीजेंट्स का कुछ गुजारा ही नहीं चलता था, ठीक है, कोई फायदा नहीं होता था। तो इस सिस्टम को इन्होंने अबॉलिश किया नेपोलियन ने। पीजेंट्स को जो ड्यूज थे, लोन्स वगैरह थे, वो उन पे हटा दिए, सारे माफ कर दिए। इसके बाद ट्रेड में जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे, जितने भी रोक टोक थी, उनको सबको रिमूव किया, क्योंकि ट्रेडर्स को काफी दिक्कत होती थी। आपको मैं बताऊं, पूरे उनको 11 बार उनको टैक्सेस पे करने पड़ते थे, टैक्स बैरियर्स 11 थे, और हर जगह कम से कम 5-5%, यानी आप समझो 11 का हुआ 5-5%, 55% जो ट्रेडर्स थे उनको टैक्स में ही देना पड़ता था, जिससे उनको काफी लॉस होता था। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस थे ये इन्होंने हटा दी। इसके बाद ट्रांसपोर्ट और जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको काफी अच्छे से इम्प्रूव कर दिया। तो इन पॉइंट्स से, ये 6 सिविल कोड के जो पॉइंट्स है, इससे नेपोलियन की काफी अच्छी छवि बन गई लोगों के मन में। सबने सोचा कि जो नेपोलियन है काफी अच्छा रूलर होगा, ठीक है, काफी अच्छा डिक्टेटर है, और ये मतलब काफी हीरो बन गया था नेपोलियन। फिर इसने दिखाया अपना रंग, ठीक है। इन्होंने जो ड्रॉबैक्स हैं सिविल कोड ऑफ 1804 के, जिसे हम एविल नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं, जिसे लोग नहीं पसंद करते थे, जिसकी वजह से नेपोलियन अब क्या बनने लग गया, विलन बनने लग गया। पहले हीरो था और फिर विलन बनने लग गया। तो इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल फ्रीडम थी जो लोगों की वो उनसे छीन ली, मतलब कोई भी उनमें पॉलिटिकल उनको कोई फ्रीडम नहीं दी। इसके बाद सेंसरशिप इम्पोज कर दिया। सेंसरशिप में क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, किसी भी नेता के खिलाफ प्रिंट कर सकते हो, उनके बारे में कुछ कह सकते हो, ठीक है, बुक्स लिख सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो, जैसे कि हमारे मीडिया को है, न्यूज चैनल्स वगैरह में होता है ना, किसी भी नेता के लिए खिलाफ भी हम अगेंस्ट में भी कुछ लिख सकते हैं, बोल सकते हैं,
लेकिन वो चीज उन्होंने क्या कर दी, इन्होंने हटा दी। ठीक है, सेंसरशिप क्या होता है, ये चीजें जब हटा देना, ये राइट्स हटा देना, ठीक है, तो इन्होंने सेंसरशिप इम्पोज कर दी फ्रांस के लोगों पे, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया और लोगों को फोर्स किया कि वो फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन करे। मतलब जो भी तगड़ा वगड़ा रहता था, बॉडी बिल्डर टाइप का, उसको क्या करता था, जबरदस्ती फ्रेंच आर्मी में क्या करवा देता था, भर्ती करवा देता था। तो इस तरीके से नेपोलियन हीरो से क्या बन गया, विलन बन गया। ये 6 पॉइंट्स थे जो जिससे वो काफी पॉपुलर हुआ लोगों के बीच में। पूरा यूरोप और जो आसपास के रीजन्स थे वो क्या मानने लग गए कि हम पे से जो ये मुनार्क रूल हमारे ऊपर चल रहा है, इसको हम, इससे हमें कौन छुटकारा बना सकता है, कौन, नेपोलियन कर सकता है, हमारे मसीहा, इसको मसीहा समझा जाता था इन कोट्स के पॉइंट्स की वजह से। बट जैसे इसने अपना रंग दिखाया, इन 4 पॉइंट्स की वजह से लोगों की नजर में क्या बन गया, विलन बन गया। तो इस तरीके से है ये सिविल कोड ऑफ 1804, जिसे हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। आपको बस एग्जाम में यही लिखना है। अब जो फ्रांस था उसमें 3 तरह की क्लासेस थी, एरिस्टोक्रेसी, मिडिल क्लास और पुअर पीजेंट्स। तो पहले तो बात करते हैं एरिस्टोक्रेसी और पुअर पीजेंट्स की। तो एरिस्टोक्रेसी कौन सी क्लास थी, लैंड ओनिंग क्लास थी। ठीक है, इनके पास लैंड प्रॉपर्टी काफी होती थी। रिच एंड रॉयल सेक्शन था, ठीक है, अमीर सेक्शन था। फ्रेंच लैंग्वेज बोलता था, क्योंकि ये फ्रेंच को स्टेटस ऑफ सिंबल, मतलब ऐसा समझते थे, काफी रिच लोग ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं तो फ्रेंच बोलते थे। ये माइनॉरिटी थी, ज्यादा लोग नहीं थे, बहुत ही छोटा सेक्शन था पॉपुलेशन का जो एरिस्टोक्रेसी के अंदर आता था। छोटी माइनॉरिटी में होने के बाद भी ये मोर पावरफुल थे, ठीक है, क्योंकि भाई पैसा था, बाबू भाई पैसे का चक्कर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये माइनॉरिटी में होते हुए भी पावरफुल थे। इसके बाद अब कम में थे, कम लोग थे, तो आपस में ही इंटर मैरिजेस हो जाती थी इनके बीच में, ठीक है ना। इसके बाद पुअर पीजेंट्स आते हैं जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, पुअर सेक्शन है और डिफरेंट डायलेक्ट्स बोल रहे हैं, लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है इनके बीच में, और मेजोरिटी में है। ठीक है, मेजोरिटी में होने के बावजूद भी ये वीक है, ठीक है, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, गरीब है इसलिए। इसके बाद इन दोनों क्लासेस के बीच में एक न्यू क्लास इमर्ज हो रहा था, उभर रहा था फ्रांस में, जो था एजुकेटेड क्लास। ठीक है, जिनके बीच में नेशनलिटी का जो आइडिया था वो पॉपुलर हो रहा था, इसको ये काफी बढ़ावा दे रहे थे, नेशनलिटी और नेशनलिज्म जैसी फीलिंग को। इसके बाद एक कॉमर्शियल क्लास भी था, यानी इसमें ट्रेड वगैरह भी करते थे लोग। तो ये तो ट्रेड वेड करते नहीं थे, ठीक है, ऑलरेडी काफी रिच और रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, और ये तो ट्रेड कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, काफी गरीब थे। तो ट्रेड और एजुकेटेड क्लास कौन सा था हमारा, मिडिल क्लास। तो इस तरीके से 3 हमारे पास सेक्शंस थे पॉपुलेशन के, हम कह सकते हैं फ्रांस में, जो चल रहे थे वहां पे। ठीक है, 2 ये मतलब पहले से थे, और जो न्यू क्लास, न्यू मिडिल क्लास है, वो ये था जो इमर्ज हो रहा था लोगों के बीच में फ्रांस में। और इन्हीं से नेशनलिज्म का फीलिंग आया, क्योंकि इन्हीं के पास ये दिमाग चल रहा था, मतलब इन्हीं के पास नेशनलिज्म का आइडिया था। ठीक है, तो ये सेंटिमेंट्स ये लोग लेके आए थे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आता है कंसेप्ट लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या होता है, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। यानी लिबरलिज्म क्या कहता है कि हमें क्या मिलना चाहिए, इंडिविजुअल के लिए फ्रीडम हो, यानी सबके लिए फ्रीडम हो, ठीक है, और साथ में इक्वालिटी हो, यानी लॉ के आगे सब लोग इक्वल हो, कोई एरिस्टोक्रेसी या पीजेंट्स या मिडिल क्लास के लिए कोई अलग अलग लॉ ना हो, एक जैसे लॉ हो। ठीक है, और ये कौन डिमांड कर रहा है, जो न्यू मिडिल क्लास मैंने आपको बताया, तो जो इमर्ज हो रहा था फ्रांस में, वो ये लिबरलिज्म की डिमांड कर रहे हैं। क्या क्या चाहते हैं कि एरिस्टोक्रेसी का एंड हो, और जो क्लर्कियल प्रिविलेजेस है उनका भी एंड हो। अब क्लर्कियल प्रिविलेजेस क्या होते हैं, जो चर्च के फादर होते थे, पुजारी वगैरह होते थे, उनको क्या होता था, बचपन से ही बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिल जाते थे बहुत सारे। तो जो न्यू मिडिल क्लास है वो चाहता था कि क्लर्कियल प्रिविलेजेस जो उन्हें मिलते हैं, जो फायदे मिलते हैं, वो सब हट जाए, ठीक है, और एरिस्टोक्रेसी वगैरह का भी वो एंड चाहते थे। इसके बाद वो चाहते थे एक कॉन्स्टिट्यूशन बने, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट बने, और कैसे बने, पार्लियामेंट के थ्रू बने, और वो गवर्नमेंट एक एडमिनिस्ट्रेशन करे पूरे फ्रांस का। ठीक है, तो ये चाहते थे न्यू मिडिल क्लास। इसके बाद जो ट्रेड और कैपिटल के मूवमेंट पे, या जो भी ट्रेड वगैरह होता है उस पर जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे उनको हटा दे, ठीक है, उसको अबॉलिश कर दे, अबॉलिशन ऑफ इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड एंड कैपिटल, तो इस चीज को हटा दे। इसी से एक कंसेप्ट आया है ज़ोलवेरन, एक टर्म है, याद रखता है, व्हाट डू यू मीन बाय ज़ोलवेरन। ये जो टर्म था वो क्या था, कि
कि टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया जाए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ट्रेडर्स थे उनको जब वो ट्रेड करते थे तो उनको 11 बार ट्रेड बैरियर्स होते थे, टैरिफ बैरियर्स, उनको क्या करना पड़ता, टैक्स बैरियर्स पे टैक्स देने पड़ते थे कम से कम 5% हर जगह। तो मतलब आप सब समझ लो 11 बार का क्या हो जाएगा 55%। तो 55% उनका तो इसी में चला जाता था, जिससे उनके काफी लॉस होता था या प्रॉफिट बहुत कम होता था। तो ये अबॉलिश करना चाहते थे, ठीक है। और जो करेंसीज है, नंबर ऑफ करेंसीज जो बहुत ज्यादा बन गई थी, उससे भी दिक्कत होती थी, क्योंकि जैसे ये एक एरिया में आते थे वहां से उनको करेंसी को चेंज करवाना पड़ता था। तो इस चीज को भी वो चाहते थे कि क्या हो जाए, वो रिड्यूस होकर 2 करेंसीज पे आ जाए, ठीक है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करना चाहते थे, ताकि जो नेटवर्क है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को काफी अच्छा हो जाए और जिससे मोबिलिटी अच्छी हो जाए, ठीक है ना। तो ये सब चीजें चाहते थे। तो ये लिबरलिज्म है और ये ज़ोल्वरिन है। ज़ोल्वरिन सीधी सी बात है, ट्रेड को बेटर करने के लिए। अगर मैं कहूँ ज़ोल्वरिन क्या टर्म है, टू बेटर द ट्रेड, इतना ध्यान दीजिएगा, टू बेटर द ट्रेड। जो ट्रेड है, कैपिटल है, मतलब कॉमर्शियल जो सिस्टम है, उसको ये बेटर करने के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए ये डिमांड हो रहा था ज़ोल्वरिन, ठीक है। तो ये हमारा लिबरलिज्म और ये है हमारा ज़ोल्वरिन। बहुत वियर्ड टर्म्स है बट यही है, ठीक है। तो ये एग्जाम में आ सकता है, तो आपको बस यही लिखना है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब नेपोलियन अंकल के जाने के बाद क्या आया, कंजर्वेटिज्म। अब कंजर्वेटिज्म क्या होता है, जो पुरानी सोच रखते हैं, है ना। हम कंजर्वेटिव कहते हैं ना, स्टीरियोटाइप थिंकिंग या कंजर्वेटिव, जो कंजर्व करके रखना चाहते हैं पुराने रूल्स और रेगुलेशंस को। तो ऐसा एक कंजर्वेटिज्म आया 1815 के बाद फ्रांस में। एक इंस्टीट्यूशन थी, वो क्या चाहती थी, क्या बिलीव करती थी कि हम क्या करें, जो पुराना ओल्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, जो ओल्ड सिस्टम चलता था, उसे हम प्रिजर्व करके रखें, उसी को दोबारा ले आए। तो फ्रांस में क्या था, नेपोलियन ने सब मोनार्की वगैरह सिस्टम हटा दिया था। तो ये जो कंजर्वेटिज्म के जितने भी थे लोग, वो क्या चाहते थे, इंस्टीट्यूशन क्या चाहती थी कि ओल्ड एडमिनिस्ट्रेशन को प्रिजर्व कर दिया जाए और जितने भी चेंजेस नेपोलियन ने बनाए उनको अबॉलिश कर दिया जाए, ठीक है। तो क्या है, believed to preserve the old administration and abolish the changes made by Napoleon, ठीक है। इसी सेंस में एक ट्रीटी साइंस थे, ट्रीटी ऑफ वेना 1815 में, ठीक है। उसमें क्या किया गया, बॉर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर टू पावर इन फ्रांस। जो बॉर्बन डायनेस्टी थी उसको रिस्टोर किया गया, ठीक है, उसको फिर से पावर्स दी गई और फ्रांस में, और उसको क्या बना दिया गया कि अब तुम एडमिनिस्ट्रेशन करो। इसके बाद सीरीज ऑफ स्टेट्स लगा दी, ठीक है, कहाँ पे, फ्रांस की जो बाउंड्रीज है उस पे, ताकि फ्रांस आगे में एक्सपांड ना कर पाए फ्यूचर में। इस चीज का ध्यान रखते हुए सीरीज ऑफ स्टेट्स लगा दी, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वेना 3-4 कंट्रीज ने, या 3-4 कह सकते हो रीजन्स ने, 3-4 बॉडीज ने, कॉलोनियल बॉडीज ने मिलकर करा था साइन, ट्रीटी ऑफ वेना, ठीक है। जर्मन कॉन्फेडरेशन को कुछ भी नहीं किया, जैसा वो था उसको वैसे ही रहने दिया। और मेन इंटेंशन इनका क्या था कि जो मोनार्की सिस्टम है उसे रिस्टोर करना, जिसे नेपोलियन ने अबॉलिश कर दिया था, खत्म कर दिया था। ये सिंपल सी बात है। कंजर्वेटिज्म क्या था यहाँ पे आफ्टर 1815 में, सिर्फ वो क्या चाहते थे, जो पुराना चल रहा था फ्रांस में उसे दोबारा से लाना चाह रहे थे, और ला भी चुके थे, ट्रीटी ऑफ वेना साइन हो चुकी थी। तो एग्जाम में आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रीटी ऑफ वेना, एक्सप्लेन द ट्रीटी ऑफ वेना ऑफ 1815, या व्हाट इज कंजर्वेटिज्म, है ना, हाउ डज द कंजर्वेटिव, हाउ वाज द कंजर्वेटिज्म डन इन 1815। तो ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो यही आपको उसमें लिखना है। अब ट्रीटी ऑफ वीनस साइन हो चुकी थी, ठीक है। तो अब ट्रीटी ऑफ वीनस साइन होने की वजह से रिवॉल्यूशनरीज भड़क गए थे। क्यों भड़क गए थे भाई, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वीना में क्या किया था, कंजर्वेटिज्म किया गया था, यानी जो पुराना मोनार्की रूल चल रहा था फ्रांस में, जो ओल्ड सिस्टम चल रहा था, ठीक है, उसे प्रिजर्व करने की बात हुई उसमें, ठीक है। और उसका प्रिजर्वेशन हो गया, किसका, मोनार्की रूल का, जिससे रिवॉल्यूशनरीज क्या करने लग गए, उस सिस्टम को अपोज करने लग गए और फाइट करने लग गए लिबर्टी के लिए और फ्रीडम के लिए। क्या चाहते थे, इक्वालिटी चाहते थे बिफोर लॉ, इंडिविजुअल राइट्स चाहते थे और फ्रीडम चाहते थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सेंसरशिप भी इम्पोज हो गई। जब मोनार्की रूल आएगा तो सेंसरशिप भी आ जाएगी। तो उसमें क्या था कि कोई कुछ कह नहीं सकता और कोई कुछ गलत प्रिंट नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता मोनार्की रूल के खिलाफ। और क्या हुआ, जिसकी वजह से सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म होने लग गई। अब इन सीक्रेट सोसाइटीज में कौन थे, रिवॉल्यूशनरीज, जो क्या चाहते थे, नेशनलिज्म चाहते थे, लिबर्टी चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे।
और चाहते थे कि मोनार्की रूल फिर से हट जाए, ठीक है। तो इसलिए सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म होने लग गई, लोग छुपते छुपाते क्या बनाते थे, ग्रुप्स बनाते थे जिसमें मूवमेंट्स या प्लान्स बनाए जाते थे कि कैसे हम नेशनलिज्म को या लिबर्टी को ला सकते हैं। इसके बाद उसी में से एक रिबेल थे गिसेप मजनी, ये कहाँ बॉर्न हुए थे, गोनिया 1807 में, ठीक है। ये एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे। कौन सी सीक्रेट सोसाइटी थी, कहाँ की थी, कार्बोनरी की, कार्बोनरी की एक सीक्रेट सोसाइटी थी जिसके ये एक मेंबर थे, ठीक है। इन्होंने दो ऑर्गेनाइजेशंस कह सकते हो या सीक्रेट सोसाइटीज कह सकते हो जो इन्होंने फाउंड करी। यंग इटली मर्सिलीज में इन्होंने यंग इटली फॉर्म किया था, ठीक है। तो यंग इटली इन्होंने फॉर्म किया मर्सिलीज में, और यंग यूरोप इन्होंने फॉर्म किया बर्न में, ठीक है। तो ये दो इन्होंने इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस का इन्होंने फॉर्म करी। इसके बाद ये क्या चाहते थे कि जो इटली है जो अलग पड़ा है उसे क्या कर दिया जाए, यूनिफाई कर दिया जाए रिपब्लिक कंट्रीज के साथ में, रिपब्लिक रीजन के साथ में क्या कर दिया जाए, इटली को भी जोड़ दिया जाए, ये चाहते थे। तो इस तरीके से अभी हमने पढ़ा ट्रीटी ऑफ वीना से कैसे रिवॉल्यूशनरीज बढ़ के और भी क्या चीजें होंगी आगे हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसे नोट डाउन करिए। अब मैंने जैसे बताया ट्रीटी ऑफ वीनस साइन हो गई, तो रिवॉल्यूशनरीज क्या करने लग गए, इस ट्रीटी को अपोज करने लग गए। अब डायरेक्ट तो अपोजमेंट दिखा नहीं सकते थे क्योंकि सख्त लॉज बने हुए थे। तो अब क्या किया गया, सीक्रेट सोसाइटीज, मैंने बताया था सीक्रेट सोसाइटीज बनने लग गई। तो वो सीक्रेट सोसाइटीज का जो कंसेप्ट है वो पूरे यूरोप में पॉपुलर हुआ और जगह जगह यूरोप में सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगी। अब उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा कि एज ऑफ रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, ये कह सकते हैं एरा ऑफ रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया यूरोप के अंदर। यानी 18 साल 1830 से लेके 1848 तक क्या चल रहा था, रिवॉल्यूशन चल रहे थे यूरोप के अलग अलग पार्ट में, जहां पे क्या कर रहे थे लोग इंडिपेंडेंट नेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और रिवॉल्यूशन कर रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ 1830 में जो फ्रांस में क्या किया गया, जो बॉर्बन किंग्स बैठाए गए थे उन चाचा को हटा दिया गया, और उनको हटाने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का कंसेप्ट स्टैब्लिश किया गया। अब ये क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है या मोनार्की वाली सिस्टम चलता है, ये कैसा है, इसमें क्या है कि राजा तो बनेगा, राजा रूल तो करेगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ठीक है। जो भी रूल्स बनाए गए हैं एक जैसा, जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सेंट्रलाइज्ड रूल्स हैं, लॉज हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करेगा, जो राजा होगा वो रूल करेगा, अपनी मर्जी से वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। इस कंसेप्ट को इस्टेब्लिश किया गया। बेल्जियम ने क्या किया, जो नीदरलैंड की यूनाइटेड किंगडम है, नीदरलैंड की यूनाइटेड किंगडम ये क्या है, यानी जो नीदरलैंड में अलग अलग किंगडम्स थी जो यूनाइट हो गई थी, वहां से बेल्जियम ने खुद को क्या कर दिया, हटा लिया, पीछे हट गया, ठीक है। खुद को कह सकते हो इन्होंने भी स्ट्रगल किया इंडिपेंडेंट नेशन के लिए और खुद को एक इंडिपेंडेंट नेशन बना लिया। अब ग्रीस की बात हुई, मतलब देखो अलग अलग पार्ट्स में सब चल रहा है, ये फ्रांस का सीन हो गया, ये बेल्जियम, ये ग्रीस, ठीक है। तो ग्रीस में क्या हुआ, जो कि 15 सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था, उसने भी स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया इंडिपेंडेंट नेशन के लिए, ठीक है। और एट लास्ट उनका स्ट्रगल क्या बोलते सक्सेसफुल होता है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में जो कि 1832 में साइन करी, उसमें क्या किया गया, ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज कर दिया गया। तो ऐसे कई जगह यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में रिवॉल्यूशंस के थ्रू क्या किया गया, इंडिपेंडेंट नेशंस, जगह जगह की जो कंट्रीज थी वो इंडिपेंडेंट नेशन बनने लग गई। और ऐसे बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज ने अलग अलग तरीके अपनाए जो हम आगे भी पढ़ेंगे, जिससे क्या हुआ अलग अलग पार्ट्स में नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट था या सेंस था, जो सेंटिमेंट है लोगों के अंदर आने लग गया। तो ये है एज ऑफ रिवॉल्यूशन, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब इसी एज ऑफ रिवॉल्यूशन के अंदर एक और कंसेप्ट है, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। जैसे मैंने आपको बताया हर रिवॉल्यूशनरी अपने अपने एंड से क्या कर रहा था, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, ताकि जो लोग हैं वो अवेयर हो जाएं, ठीक है, और एक कॉमन आइडेंटिटी को शेयर करें, ठीक है। कोई वेपन्स के थ्रू कर रहा था, कोई फिलोसोफर है तो अपने पोइट्स के थ्रू कर रहा था, कोई आर्टिस्ट है तो वो अपने कोई भी मतलब आर्टिस्टिक वर्क के थ्रू कर रहा था, इस टाइप से कर रहा था, पेंटिंग्स वगैरह के थ्रू। तो उसी में रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग एक कंसेप्ट है जिसमें दो पार्ट्स हैं। रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म क्या होता है, वो कल्चरल मूवमेंट्स, द कल्चरल मूवमेंट्स डन टू डेवलप सेंटिमेंट्स ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द पीपल। यानी
वो कल्चरल मूवमेंट्स किए जाएं जिनसे क्या हो, लोगों के अंदर सेंटिमेंट्स डेवलप हो टूवर्ड्स द नेशन, नेशन के टूवर्ड्स उनके अंदर सेंटिमेंट्स डेवलप हो, ठीक है, और एक कलेक्टिव आइडेंटिटी शेयर करने की उनको एक प्रेरणा मिले, ठीक है। अच्छा, रोमांटिसिज्म क्या करता था, दो चीजें थी इसमें, एक तो जो हमने पढ़ लिया कल्चरल मूवमेंट्स वाला, एक था ये क्या क्रिटिसाइज करते थे, किस चीज को नहीं पसंद करते थे, कि ये रीजंस पे, पॉलिटिकल सिस्टम, किसी फायदे के लिए, मतलब इनका मतलब मानना था कि आप किसी उन चीजों को ग्लोरीफाई मत करो कि हमारा इसमें फायदा क्या है, आप क्या करो अपने नेशन के लिए मतलब आगे बढ़ो, उनके उस चीज के लिए लड़ो, ठीक है। इनका मतलब इस चीज को ये क्रिटिसाइज करते थे। इसके बाद जॉन गॉटफ्राइड इसी रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग का एक बहुत मतलब डेवलप करते हुए एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड। इन्होंने क्या किया, लोगों के अंदर कॉमन कल्चर डेवलप करने की कोशिश करी थ्रू डांस, पोइट्री और सॉन्ग्स, ठीक है। तो इस तरीके से रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग यहाँ होता है खत्म। बस यही दो पार्ट्स है इसमें, रोमांटिसिज्म और जॉन गॉटफ्राइड के बारे में थोड़ा सा है, ठीक है। तो इसे नोट करिए, और आप देखिए क्या करिए कि जैसे मैं नोट्स बनवा रही हूँ, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो कोशिश करिए खुद के नोट्स बनाएं, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो वो सारी चीजें रिकॉल होती हैं, ठीक है। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं, तो जैसे मैंने लिख रही हूँ ना, एज ऑफ रिवॉल्यूशन के अंदर जैसे पीछे मैंने 3 पॉइंट्स लिखे, 4 पॉइंट्स लिखे, फिर इसी के अंदर चल रहा है, ठीक है। मैंने इस हेडिंग को, मेन हेडिंग को भी हटाया नहीं है। तो आप भी क्या देखिए कि ऊपर वो मेन हेडिंग डली हुई है, तो उसके अंदर ही सब चीजों को लिखिए, ठीक है ना। तो जिसका जिसका जितना रोल है, वो जितने भी मान लीजिए फिलोसोफर्स हो गए, जितने भी रिवॉल्यूशनरीज हैं या किंग्स हैं, जो भी है, उन सब के बारे में मैं मेंशन कर रही हूँ, उन्होंने क्या किया उस चीज को लिख रही हूँ। जैसे सिविल कोड के बारे में मैंने सब बताया, नेपोलियन ने क्या किया, वो सब में आप पॉइंट्स में लिखिए, ठीक है ना, तो हमें ज्यादा अच्छे से याद होगा। अगर हम पैराज में लिखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। जैसे रोमांटिसिज्म को मैंने यहाँ पे दो पार्ट्स में समझाया, क्योंकि इसमें दो कंसेप्ट है, एक तो ये कल्चरल मूवमेंट वाला, और वो क्या क्रिटिसाइज करता है वो, ठीक है। ऐसे जॉन गॉटफ्राइड है, उन्होंने क्या किया, वो कौन थे, तो ये सब चीजें आप एक एक दो दो लाइनें में लिखें, दैट्स इट, ठीक है। और कोशिश करिए खुद के नोट्स बनाए, तो नोट डाउन करिए इसे। अब देखिए रिवॉल्यूशंस होंगे तो प्रॉब्लम आएगी, भूखमरी होगी, और ठीक है, और हार्डशिप्स भी आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। रिवॉल्यूशन करना, किसी भी नेशन को इंडिपेंडेंट करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। अब क्या हुआ, हंगर और क्या क्या हार्डशिप्स फेस करी यूरोप ने, यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में। देखिए अचानक से क्या हुआ, यूरोप में काफी पार्ट्स में, यूरोप के काफी पार्ट्स में पॉपुलेशन काफी तेजी से राइज हुई, ये काफी तेज से बढ़ी। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो गया, ठीक है। जो रोजगार था वो खत्म हो गया, तो लोगों के पास जॉब्स नहीं थी। तो जब जॉब्स नहीं तो उनका गुजारा कैसे चलेगा, काफी हार्डशिप्स जो लोग थे वो फेस कर रहे थे। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए जो रूरल एरियाज है, गांव टाउन वगैरह से, कस्बों से लोग सिटीज की तरफ आने लग गए, वहां पे काम ढूंढने के लिए, ताकि उनको कोई रोजगार मिल जाए और उनका गुजारा चले, ठीक है। जिसकी वजह से सिटीज में क्या बनने लग गए, स्लम्स, झोपड़े उपड़े बनने लग गए, स्लम्स क्रिएट होने लग गए, बहुत ओवर क्राउडेड होने लग गई सिटी, और सिटीज की भी हालत खराब होने लगी, सैनिटेशन वगैरह बिल्कुल खराब हो चुका था। इसके बाद अब फूड के भी उसी समय, मतलब गरीबी में आटा गिली वाली बात है, कि उसी समय जो फूड के प्राइसेस हैं वो भी अचानक से बढ़ने लग गए। क्यों बढ़ने लग गए, क्योंकि उस साल जो हार्वेस्टिंग हुई थी वो काफी खराब हुई थी, एक बीमारी फैल गई थी क्या कहते हैं क्रॉप्स में, जिसकी वजह से जो हार्वेस्ट हुआ था वो काफी खराब हुआ था, और जिसकी वजह से फूड के प्राइसेस भी बढ़ गए थे, ठीक है। अब इसी एज ऑफ रिवॉल्यूशन के अंदर कुछ पॉपुलर रिवॉल्ट्स हैं जो हुए थे। 1848 में क्या हुआ, जो पेरिस में क्या हुआ, रिवॉल्यूशनरीज कहाँ पे आ गए, रोड पे आ गए, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, जो लुइस फिलिप है, इन चचा को भगा दिया, ठीक है, लुइस फिलिप चचा भग गए। इसके बाद एक नेशनल असेंबली थी, उसे प्रोक्लेम किया गया, यानी बनाया गया, एज अ रिपब्लिक नेशन बनाया गया। जो तो पेरिस था हमारा, इसमें मैंने पेरिस मिस कर दिया है, तो यहाँ लिखिएगा इन 48 द रिवॉल्यूशनरीज ऑफ पेरिस came out on roads and Louis Philippe was forced to flee and National Assembly proclaim a republic। ठीक है, तो ऐसा हुआ यहाँ पर। फिर 1845 में क्या हुआ, वीवर्स, वीवर्स कौन होते हैं, जो बुनाई उनाई करते हैं, तो सिलेसिया के वीवर्स थे, इनका रिवॉल्ट हो गया कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ। कौन से कॉन्ट्रैक्टर, जो इनके मालिक वालिक होते हैं उनके साथ। क्या हुआ था,
कि वीवर्स की वेजेस ये लोग कट करने लग गए थे, कम करने लग गए थे, ठीक है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी पूरे यूरोप में, इतनी हार्डशिप और हंगर का सीन बना हुआ था, उसमें इन्होंने क्या कर दिया, इनके कॉन्ट्रैक्टर्स ने वेजेस इनकी काट ली और जिसकी वजह से जो वीवर्स थे वो काफ़ी गुस्से में आ गए और उनको अपोज़ करने लग गए। अब ये कॉन्ट्रैक्टर्स डर गए और जो सिलेसिया की आर्मी है उसके पास चले गए, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इनको आर्मी का सपोर्ट मिल गया और आर्मी के सपोर्ट के साथ इन्होंने वीवर्स का और आर्मी का क्या हुआ, आमना-सामना हुआ, जिसमें 11 वीवर्स क्या हो गए थे, मर गए थे, ठीक है। और 1845 में ये एक पॉपुलर रिवॉल्ट था जो वीवर्स ने कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट किया था, ठीक है। तो मतलब एज ऑफ रिवॉल्यूशन है, ठीक है, रिवॉल्यूशंस चल रहे हैं कई जगह यूरोप के अलग-अलग पार्ट में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी साथ-साथ में हो रही थी, ठीक है। और तो ये हमारा हंगर एंड हार्डशिप्स के पॉइंट है और ये पॉपुलर रिवॉल्ट्स के पॉइंट है। अब क्या हुआ, एज ऑफ रिवॉल्यूशंस के अंदर लिबरल्स का भी रिवॉल्यूशन आया। अच्छा, लिबरल्स का कौन थे, जो न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हुआ था, आपको पता है लिबरलिज्म का आइडिया उन्हीं ने, न्यू मिडिल क्लास ने ही इंट्रोड्यूस किया था, तो उन्हीं को हम लिबरल्स कहते हैं इस चैप्टर के अंदर। ये कौन थे किन्होंने इसको स्टार्ट किया था, इस रिवॉल्यूशन को, एजुकेटेड न्यू मिडिल क्लास, ठीक है, जो हमने पढ़ा था एरिस्टोक्रेसी, न्यू मिडिल क्लास और पीजेंट्री में, वही है ये, वही न्यू मिडिल क्लास है ये। तो ये क्या डिमांड कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन। ये क्या चाहते थे, नेशनल यूनिफिकेशन चाहते थे और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट चाहते थे, या कह सकते हो रिपब्लिक कंट्री चाहते थे, नेशन चाहते थे जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन चलता हो। इसके बाद फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का एक इसमें स्टोरी है, कंसेप्ट है। इसमें क्या हुआ, 18 में 1848 को 831 मेंबर्स थे जो पार्लियामेंट में गए। अच्छा, पार्लियामेंट तो वहाँ कोई था नहीं, तो चर्च, सेंट पॉल चर्च को क्या बना दिया गया था, फ्रैंकफर्ट का पार्लियामेंट बना दिया था। वहाँ कोई ऐसा तो है नहीं वहाँ पे क्या कहते हैं, रिपब्लिक नेशन था, वहाँ पार्लियामेंट होगा ऐसा कुछ था ही नहीं, ये सब कभी बना ही नहीं। तो वहाँ पे वहाँ के चर्च को ही क्या बना दिया गया था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना दिया था, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, जर्मन, और कहाँ की बात हो रही है, जर्मनी की बात है, जर्मनी का फ्रैंकफर्ट, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, जो जर्मन नेशन है उसे, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसको ड्राफ्ट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन गए थे, न्यू मिडिल क्लास गए थे, पीजेंट्स का, पीजेंट सेक्शन जो था उसका सपोर्ट लेके। बट क्या किया, ये जो न्यू मिडिल क्लास है ये अपनी इंटरेस्ट को आगे बढ़ा रहा था, ठीक है। पीजेंट्री जो सेक्शन था या पीजेंट्री था उसको ये इग्नोर कर रहा था, उनके जो इंटरेस्ट थे, जो वो चाहते थे, उन सब चीजों को ये इग्नोर कर रहे थे, ठीक है। जिससे क्या हुआ, पीजेंट जो सेक्शन था उसने अपना सपोर्ट वापस ले लिया, वो पीछे हट गए क्योंकि उनको इनके रिवॉल्यूशन, इनका सपोर्ट करके उनको कोई फायदा नहीं हो रहा था, उनके इंटरेस्ट की कोई कदर नहीं कर रहा था, ठीक है। इसलिए इन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया और इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, ये न्यू मिडिल क्लास का जो आइडिया था, उसे प्रूशिया के किंग भी अपोज करने लग गए, क्योंकि ये लोग क्या करने गए, प्रूशिया के पास गए और बोला भाई हमारी मदद करो। कौन गया, न्यू मिडिल क्लास गया कि हमें हेल्प करिए, हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को पास करवा दीजिए, हमने ड्राफ्ट तो कर लिया है बट इसे पास करवा दीजिए, क्योंकि पीजेंट सेक्शन हमारी, हम उसने अपना सपोर्ट हमसे वापस ले लिया है, ठीक है। लेकिन प्रूशिया के भी किंग उसे अपोज करने लग गए। अब क्या हुआ, जो प्रूशिया में, फिर ये कहाँ गए, जो एरिस्टोक्रेट्स थे प्रूशिया के, उनके पास गए, ठीक है। उनसे बोला कि आप हमारी मदद करिए, तो वो तैयार तो हो गए बट स्टिल ये कॉन्स्टिट्यूशन पास नहीं हो पाए, बस ये बन के रह गया, ठीक है। अच्छा, जो हंगेरियंस थे उनमें क्या हुआ था, उनको ऑटोनॉमस बना दिया था, उनको और ज्यादा ऑटोनॉमस बना दिया। अच्छा, ऑटोनॉमस क्या होता है, जिनको ये फ्रीडम दे दी जाए कि वो खुद अपने अफेयर्स, जो भी उनकी चीजें वो खुद मैनेज कर सके, सीधी सी बात, एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह सारी की सारे फैसिलिटीज दे देना और सारी के सारे राइट्स दे देना, ठीक है। तो हंगेरियंस को क्या ग्रांट कर दिया गया था, ऑटोनॉमस, और ज्यादा ऑटोनॉमी नॉमस बना दिया था, ठीक है। तो ये एज ऑफ रिवॉल्यूशन में हमने रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स कंप्लीट कर लिया है और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो भी मैं अभी पढ़ा रही थी तब से ये एज ऑफ रिवॉल्यूशन ही चल रहा है, इसके अलग अलग कंसेप्ट, मतलब यूरोप में जो अलग चल रहा था वहाँ का, यूरोप के अलग अलग पार्ट्स का यहाँ पे हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब आता है कंसेप्ट मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। देखिए, जर्मनी और इटली इससे पहले रीजन्स में बटा था, छोटे छोटे रीजन थे, मतलब कोई यूनिफाइड हम कंट्री या कोई यूनिफाइड टेरिटरी थी ही नहीं, ठीक है। रीजन्स में बटा था और इसका क्या चाहते थे, नेशनल यूनिफिकेशन चाहते थे काफी लोग, जिसमें से ओट्टो वैन बिस्मार्क थे, जिन्होंने प्रूशियन आर्मी के साथ, यानी प्रूशिया की आर्मी के साथ क्या किया, इन्होंने
मिलके एक मूवमेंट लड़ा जिसके लीडर कौन बने, ऑट्टो वन बिस्मार्क, और इन्होंने नेशनल यूनिफिकेशन करवाया। 7 साल तक 3 लड़ाइयाँ हुई, 3 वॉर्स हुई, जिसमें आखिर में प्रूशिया क्या हो गया, जीत गया। ठीक है, और जो ऑट्टो वन बिस्मार्क चाहते थे कि जर्मनी के जो हिस्से बटे हुए हैं, जो रीजन्स बटे हैं, वो यूनिफाइड हो जाए, वो हो गया, वो नेशनल यूनिफिकेशन हो गया। इसमें लास्ट में क्या किया गया, केसर विलियम फर्स्ट जो प्रूशिया के राजा थे, उनको जर्मन एम्पायर सौंप दिया गया, उनको उनका राजा बना दिया, ऐसा कह सकते हैं, उनको ओवर हैंड कर दिया ये चीज। इसके बाद क्या आता है, इटली। इटली कैसे बना, देखिए इटली 7 स्टेट्स में बटा हुआ था, 7 रीजन्स में बटा हुआ था। बस एक सार्डिनिया ही ऐसा स्टेट था जिसमें इटालियन प्रिंस क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे, वही एक इटालियन प्रिंसली स्टेट था। ठीक है, जैसे लिखा है यहाँ पे, रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली स्टेट, सिर्फ यही एक ओनली सार्डिनिया ही एक ऐसा स्टेट था। ठीक है, बाकी सब क्या थे, अलग अलग कोई ना कोई दूसरा कंट्री का या दूसरे नेशन का रूल कर रहा था उनको। इसके बाद यूनिफिकेशन प्रोग्राम जो कि गिसिप मजनी चाहते थे, हमने पढ़ा था गिसिप मजनी क्या चाहते थे, एक यूनिफिकेशन चाहते थे, नेशनल यूनिफिकेशन, जो कि फेल हो गया, हुआ ही नहीं वो। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर कैवियर के साथ किसने, गिसिप गारिबल्डी ने, यानी गिसिप मजनी नहीं है, कोई दूसरे गिसिप है, इन्होंने क्या किया, सीएम कैवियर के साथ एक मूवमेंट लड़ा। ठीक है, और वो सफल भी हो गए, और 1861 में विक्टर इमानुअल सेकंड ने क्या किया, इटली को यूनिफाइड करके उसके राजा बन गए। तो इस तरीके से जर्मनी और इटली क्या हुए, यूनिफाइड हुए, उनका नेशनल यूनिफिकेशन हुआ। ठीक है, अभी भी सिर्फ ये क्या बने हैं, यूनिफाइड हुए हैं, शायद ये नेशन अभी भी ये नेशन नहीं बने हैं, ये सिर्फ क्या है, यूनिफाइड हुए हैं। तो इस तरीके से हमारे जर्मनी और इटली का क्या हुआ, यूनिफिकेशन हुआ। इसमें ये भी आ सकता है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। ठीक है, तो हम यही चीजें इसमें लिख देंगे, इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, अब ब्रिटेन के साथ एक स्ट्रेंज केस हुआ। इन 1688 इंग्लैंड एस्टेब्लिश्ड एज अ नेशन। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट नेशन ये बन चुका था। ठीक है, कब, 1688 में। इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम मोनार्की, जो मोनार्की रूल था, राजाओं से क्या हुआ, मोनार्कियल सिस्टम से उन्होंने पावर सीज कर ली, इंग्लिश पावर किसने, इंग्लिश पार्लियामेंट में। ठीक है, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 पास हुआ, जिसमें क्या हुआ, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ब्रिटेन फॉर्म हुआ, इसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ, अचानक से 1801 में आयरलैंड को ब्रिटिश ने फोर्सफुली, जैसे क्या किया था, ब्रिटिश ने हम लोगों पे किया था, इंडिया पे रूल किया था जबरदस्ती, ठीक है, इन्वेड करके, वैसे ही इन्होंने क्या किया, आयरलैंड पे कब्जा किया और फोर्सिबली उस पे क्या करने लग गए, रूल करने लग गए। और एक फेल रिवॉल्यूशन हुआ, वहां पे भी रिवॉल्यूशन, जैसे इंडिया में रिवॉल्यूशन किया गया, वहां पे भी रिवॉल्यूशन किया गया अपनी आजादी के लिए, बट वो फेल हो गया। ठीक है, आयरलैंड को भी आजादी मिली थी बाद में 1921 में। ठीक है, आयरलैंड भी ब्रिटिश एम्पायर से आजाद हुआ था, बट इस समय इस केस में यानी 1801 में क्या हुआ, ये इनका गुलाम बन गया था। ठीक है, इस वजह से एक न्यू ब्रिटिश नेशन या एक न्यू ब्रिटिश कॉलोनी बन गई थी। ठीक है, क्यों, और क्या डोमिनेट कर रहा था वहां पे, इंग्लिश कल्चर डोमिनेट कर रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रिटेन ने क्या किया, आयरलैंड को भी नहीं छोड़ा, उसको भी एक ब्रिटिश नेशन या ब्रिटिश कॉलोनी में इंक्लूड कर लिया। तो इस तरीके से हमने ये या केस स्टडी कह सकते हो ब्रिटेन की, जो हमने स्टडी कर ली है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए कैसे यूरोप के लोग नेशन को विजुलाइज करने लग गए, जैसे हम इंडिया में अपने नेशन को कैसे विजुलाइज करते हैं, भारत माता है ना, ऐसे फीमेल फिगर देते हैं, ऐसे ही जो नेशन है, जो यूरोप के जो नेशन थे, उनको फीमेल फिगर्स की तरह पोर्ट्रे करने लगे, उसमें पोर्ट्रे करने लगे, जो पिक्चर्स बनाते थे या जो भी पोर्ट्रेट्स बनाते थे, अगर हम कहें कि किसी भी नेशन को हमें विजुलाइज करना है, तो कैसे विजुलाइज कर रहे थे वो, फीमेल फिगर्स में, जिसे हम एलिगरी भी कहेंगे। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में वास्तविकता से इसका लेना देना कोई नहीं था, रियल लाइफ में फीमेल्स को कोई पूछ ही नहीं रहा था, वुमेन की हालत बिल्कुल बहुत ज्यादा खराब कर दी गई थी, बहुत ज्यादा डिप्रेस किया जा रहा था वुमेन्स को, कोई उनके लिए राइट, कोई वोट के लिए कोई राइट नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। तो ये सब चीजें थी, मतलब ये इसमें ये कह रहा है कि फीमेल फिगर्स को एग्जैक्टली रियल लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी, बस उन्हें क्या किया जा रहा था, नेशंस में क्या करा जाता, पोर्ट्रे करा जा रहा था, विजुलाइज किया जा रहा था, बस। ठीक है, जो फ्रांस की एलिगेरी है उसे मेरियन कहते हैं, और जो जर्मनी की एलिगेरी है उसे जर्मेनिया कहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है आपस में, एलिगेरी।
है ना, अगर नाम आ सकता है, 1 मार्कर क्वेश्चन है, एक तरह से काफी इंपॉर्टेंट है कि आ सकता है नेम द एलिगरीज ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी, तो आपको ये लिखना होगा। तो इस तरीके से नेशन को विजुलाइज करा जा रहा था। हम चैप्टर के एंड पे पहुंच गए हैं, तो ये वन शॉट कंप्लीट होने वाला है। अब हम बिल्कुल चैप्टर के एंड पे आ गए हैं, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। देखिए नेशनलिज्म मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। नेशनलिज्म क्या है कि वो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी या कोई सेंटिमेंट, फीलिंग, जहाँ पे लोग क्या सोचे, अपने नेशन के बारे में सोचे, यूनिफिकेशन के बारे में सोचे, एक कॉमन आइडेंटिटी के बारे में सोचे, वो होता है नेशनलिज्म। अब इंपीरियलिज्म क्या है, देखिए इंपीरियलिज्म में क्या है कि जब कोई कंट्री, कोई भी टेरिटरी क्या सोचे, किसी एक्सपेंशन के बारे में सोचें, ठीक है, क्या करना चाहिए, अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करना चाहिए, एक्सपेंशन टू ओवर एक्सपेंशन ओवर अदर एरियाज एंड रीजन्स, ठीक है। अब ये जो एक्सपेंशन है वो दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है, मतलब सॉफ्ट तरीके से भी और हार्ड पावर्स का भी यूज करके। सॉफ्ट पावर्स क्या हो जाएंगे, जैसे डिप्लोमेटिक आइडियाज करके, कल्चरल किसी तरीके से मूवमेंट करके, ठीक है, लोगों को बहला फुसला के भी, या मतलब कैसे भी कहना के मतलब है ज्यादा लड़ाई झगड़ा ना करके, वो भी हम उस तरह से भी हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। और फिर हार्ड पावर्स तो है ही, वॉर वगैरह तो है ही, ठीक है। और एक टर्म और होता है कॉलोनियलिज्म, राइट, कॉलोनियलिज्म। तो उसमें क्या होता है कि इंपेरियलिज्म में क्या है, हार्ड पावर्स और सॉफ्ट पावर्स दोनों है, ठीक है। इवन सॉफ्ट पावर्स पे ज्यादा फोकस्ड होता है, हार्ड पावर्स एक लास्ट ऑप्शन है। लेकिन कॉलोनियलिज्म में क्या होता है कि ये ही है ऑप्शन होता है एक्सपेंशन के लिए। मतलब कॉलोनियलिज्म क्या है, सिर्फ आप हार्ड पावर्स यूज करके, यानी फिजिकल फोर्स यूज करके आप क्या करने वाले हो, अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करने वाले हो, एक्सपेंशन करने वाले हो। बट इंपेरियलिज्म में किस पे ज्यादा फोकस होता है, सॉफ्ट पावर्स पे, यानी बातचीत करेंगे, डिप्लोमेटिक तरीके से करना, ठीक है। अच्छा, इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या है, देखिए बाल्कन्स, जिसे आज मॉडर्न डे में बाल्कन्स कहते हैं, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे रीजन्स हैं, ठीक है, उससे बना हुआ है। रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोटिया, बॉस्निया हर्जगोविना, भगवान कैसे नाम है ये, सोल्वेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो। सबके नाम लेते लेते मेरी जीभ को 2-3 बार लकवा मार चुका है, ठीक है। तो ये जो बाल्कन्स हैं, ये मतलब ये बाल्कन्स में छोटे छोटे रीजन्स हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो बाल्कन है किसके कंट्रोल के अंडर था, ऑटोमन एम्पायर था, इस पे किसका कंट्रोल था, ऑटोमन का था, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही नेशनलिज्म की फीलिंग आई कि हमें भी क्या हो, हम भी इंडिपेंडेंट बन जाएं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म था, इसको इसने इस रीजन को बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव बना दिया, यहाँ बहुत लड़ाई झगड़े होने लग गए, क्योंकि डिफरेंट वेरिएशंस काफी थे लोगों में, अलग अलग, देख लो कितने रीजन्स हैं, कितने सारे कल्चर हैं, कितनी सारी चीजें, कितनी डाइवर्सिटी है इसमें, ठीक है। तो उसमें बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होने लग गई, जो एक रोमांटिक नेशनलिज्म का जो आइडिया तो वो यहाँ पे एक्सप्लोसिव हो गया, कह सकते हो, ड्यू टू वेरिएशन इन कल्चर, ठीक है, कल्चर के वेरिएशन में या और कई वेरिएशंस में, क्योंकि रीजंस बहुत सारे हैं, ठीक है। तो और रोमांटिक नेशनलिज्म क्या कह रहा था, लोगों को कल्चर के साथ कनेक्ट करो, कल्चरल मूवमेंट्स करो, है ना। और वो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि बहुत सारे कल्चर्स थे, बहुत सारी डाइवर्सिटीज थी, ठीक है, बहुत सारी चीजें थी इसमें, से ये एक्सप्लोसिव हो गया। इसकी बात है यूरोपियन पावर्स, अब इसका फायदा क्या उठा रहे थे कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो ही रही है, तो कुछ यूरोपियन पावर्स भी इस ताक में थी कि ये वीक पड़े और हम क्या करें, इन पे कब्जा कर ले, ठीक है। यही था ही पहले, एक्सटेंड करना, खुद को एक्सपैंड करना। तो एक्सपेंशन सभी चाहते थे, यूरोपियन पावर्स भी क्या चाहती थी कि हम जैसे ये वीक हो तो हम क्या कर ले, इनको एक्सपेंड कर, अपनी इस पे कंट्रोल ले ले, सीधी सी बात, ठीक है। इसके बाद क्या है, फाइनली जब ऐसा होना लगे तो यूरोपियन पावर्स आपस में लड़ने लग गई, क्या करने लग गई, लड़ने लग गई, इस बाल्कन पे, इस एरिया पे क्या करने के लिए, कॉन्कर करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, इसकी वजह से सीरीज ऑफ वॉर्स होने लग गई, और फाइनली क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट छिड़ चुका, ठीक है। जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने लग गए यूरोपियन पावर्स में आपस में, सब क्या चाहते थे, बाल्कन्स पे कंट्रोल चाहते थे, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ,
और इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट होता है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब देखिए आपको करना क्या है। अब आपने सोचा बहुत अलग अलग कहानियां हैं, ठीक है, हिस्ट्री में क्या है, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं और बहुत अलग अलग तरह की कहानियां होती हैं, हम कंफ्यूज होते हैं कहाँ पे क्या हुआ था, कहाँ पे कौन क्या डिमांड कर रहा था, ये सब चीजें। इसीलिए मैंने क्या किया है, हेडिंग पढ़वा पढ़वा के उसके चार चार पांच पांच पॉइंट्स लिखा है। आपने भी, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ आपने भी ऐसे ही नोट्स बनाए होंगे और आप ऐसे ही नोट्स बनाइए आगे से भी, ठीक है। आप क्या करिए, जैसे आपने ये लेक्चर देख लिया, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो फिर से एक बार इस लेक्चर को रिवाइंड करिए और नोट्स भी साथ में बनाइए, तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा, रिविजन भी हो जाएगा और आपके नोट्स भी बन जाएंगे, क्योंकि नोट्स इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। एक बार को दूसरे सब्जेक्ट्स में ना हो, अगर आप वन शॉट देख रहे हो बट यहाँ पे है, ठीक है, और आपके पास अगर आपके नोट्स बने हैं तो वेल एंड गुड, बट नहीं है तो बनाइए, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज होंगे, बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैं आपको समझा रही हूँ, क्या ये आपको याद हो गया? नहीं, वो कैसे याद होगा? रोज रोज याद करने से। हिस्ट्री को आप उस टाइम निकालिए जब आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, जब आपका माइंड ज़्यादा डाइवर्ट ना हो सके, ठीक है। और हर 50 मिनट्स में एक छोटा सा ब्रेक लीजिए और 50 मिनट्स में आप जितना रिवाइज आपने कर लिया, जितना याद कर लिया, उसको उन 10 मिनट्स में क्या करिए, रिकॉल करिए अपना कोई ना कोई एक्टिविटी करते हुए। ऐसे आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री याद हो जाएगी। तो आपको ऐसे हर चैप्टर में करना है, इवन सोशल के तो हर चैप्टर में करना है, क्योंकि हम नहीं याद कर सकते इतने टर्म्स। नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म, ठीक है, कॉलोनियलिज्म, है ना, और भी बहुत कुछ था, रोमांटिसिज्म, और फिर जितने राजा वाजा आए, ठीक है, और कई सारे इसमें लोग निकले थे, फिलोसोफर्स थे, किसी का कुछ डिमांड था, किसी का कुछ कोई दूसरी सोच थी, सबने कुछ ना कुछ अलग इंट्रोड्यूस किया था, तो हम सब कुछ नहीं याद रख सकते। तो आप क्या करिए, नोट्स बनाइए, रोज याद करिए। आपको क्या लग रहा है कि इस वन शॉट को मैंने करवाया और आपका काम हो गया, अब आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये वन शॉट इसलिए है कि आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो गया। एनसीईआरटी में सब कुछ बिल्कुल टेक्स्ट बुक है, सब पैरा में लिखा हुआ है, बहुत कंफ्यूजिंग है। अचानक से क्या हो रहा है, फिर अचानक से कहीं दूसरी जगह की बात करने लग गए, फिर किसी दूसरी यूरोपियन रीजन के बारे में बात करने लग गए, तो बहुत कंफ्यूज कर रहा। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, हेडिंग्स के फॉर्म में सब कुछ अलग अलग करवा दिया। तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि 5-6 पॉइंट जो भी है उन्हें याद कर लेना है। उसके लिए आप अपने निमोनिक बनाइए या जो भी आप कर सकते हैं, जो भी बेस्ट तरीका आपके हिसाब से हो सकता है उसको याद करिए, ठीक है। याद करने से होगा, वन शॉट देखने से नहीं होगा। 1 घंटे 1.5 घंटे कितने का भी ये वन शॉट हो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता आपके लिए। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई हो कि आपको हिस्ट्री या सोशल की पूरी सोशल कैसे पढ़नी है। और आपको इस चैनल पे सोशल के सारे वन शॉट सीरीज मिलने वाली। पहले मैंने हिस्ट्री उठाई है क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है, इसको रिवाइज करना और समझना भी, इसलिए मैंने हिस्ट्री के वन शॉट्स उठाए हैं। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट आपको सारे चैप्टर्स के वन शॉट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वन शॉट में, तब तक बने रहिए इस चैनल के साथ और पढ़ ले मेरे भाई।